नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत की दो बहुत ही बड़ी और कह सकते हैं कि पुरानी आर्थिक समस्याओं के बारे में, बेरोजगारी और गरीबी। तो आज के इस सेशन में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये समस्याएं आखिर हैं क्या, होती क्यों हैं और सबसे जरूरी इनका आपस में क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बेरोजगारी और गरीबी इतनी बड़ी और लगातार बनी रहने वाली चुनौतियां क्यों बन जाती हैं। देखिए, ये कोई दो अलग अलग दिक्कतें नहीं हैं। ये तो एक ऐसे दुष्चक्र की तरह हैं, एक विशेष साइकिल जिनकी जड़ें ना बहुत गहरी हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम कैसे आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि बेरोजगारी है क्या। फिर हम देखेंगे कि ये कितने तरह की होती है और भारत में इसके क्या कारण हैं। इसके बाद हम इसे गरीबी से जोड़कर देखेंगे और आखिर में सरकार इन्हें दूर करने के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम चला रही है, उस पे भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से समझते हैं कि आखिर ये बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है। अब देखिए, बेरोजगारी को समझने से पहले एक और शब्द को समझना बहुत जरूरी है और वो है श्रम बल, या जिसे हम लेबर फोर्स कहते हैं। अब ये लेबर फोर्स क्या है? इसमें वो सभी लोग आते हैं जो या तो काम कर रहे हैं या फिर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम करने के लिए तैयार हैं और नौकरी ढूंढ भी रहे हैं। हाँ, इसमें स्टूडेंट्स या जो लोग रिटायर हो चुके हैं उन्हें नहीं गिना जाता। ठीक है, तो लेबर फोर्स तो समझ आ गया। अब सवाल यह है कि इस लेबर फोर्स में से बेरोजगार कौन है। तो देखिए, बेरोजगार वो इंसान है जो काम करने के लायक भी है, काम करना भी चाहता है और नौकरी की तलाश भी कर रहा है, लेकिन जो भी उस वक्त की मजदूरी दर चल रही है उस पर उसे काम नहीं मिल पा रहा है। यही है बेरोजगारी की असली परिभाषा। यहां पर ना एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। देखिए, बेरोजगारी दो तरह की हो सकती है। एक होती है स्वैच्छिक, मतलब वॉलंटरी, जैसे कोई अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहता, तो उसे हम बेरोजगार तो कहेंगे, पर वो एक आर्थिक समस्या नहीं है। असली समस्या है अनैच्छिक बेरोजगारी, मतलब इनवॉलंटरी। ये वो हालत है जहां लोग काम करना चाहते हैं, काम ढूंढ रहे हैं, पर उन्हें काम मिल ही नहीं रहा, और यही हमारे लिए चिंता की बात है। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि सारी बेरोजगारी एक ही जैसी होती है। इसके भी कई अलग अलग प्रकार होते हैं और सबके कारण भी अलग अलग होते हैं। तो चलिए इसके कुछ मुख्य प्रकारों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है चक्रीय बेरोजगारी, और जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, ये सीधे सीधे अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव से जुड़ी होती है। तो ये होती क्या है, सोच कर देखें। जब भी अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो क्या होता है? लोग सामान खरीदना कम कर देते हैं। अब जब चीजें बिकेंगी ही नहीं तो कंपनियां अपना प्रोडक्शन, अपना उत्पादन कम कर देंगी, और जब उत्पादन कम होगा तो उन्हें कम लोगों की जरूरत पड़ेगी और वो लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर देती हैं। बस यही है चक्रीय बेरोजगारी। ये अर्थव्यवस्था के अच्छे और बुरे दौर के साथ आती जाती रहती है। इसका सबसे अच्छा और हाल का उदाहरण है 2008 की वैश्विक मंदी। उस समय हुआ क्या था, पूरी दुनिया में अचानक से चीजों की मांग घट गई थी और इसका नतीजा ये हुआ कि लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। ये सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का एक बिल्कुल सटीक उदाहरण है। चलिए अब बेरोजगारी के एक दूसरे और कह सकते हैं कि ज्यादा मुश्किल रूप को देखते हैं। इसे हम कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये तब होती है जब टेक्नोलॉजी या बाजार में कोई बड़ा बदलाव आता है, जिससे कुछ तरह की नौकरियां हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं, और जो नई नौकरियां आती हैं उनके लिए लोगों के पास जरूरी स्किल्स ही नहीं होते। मतलब एक तरह का स्किल का गैप पैदा हो जाता है। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है कंप्यूटर का आना। सोचिए, जब कंप्यूटर आए तो क्या हुआ? जो लोग टाइपराइटर चलाते थे उनकी नौकरियां एकदम से खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्किल थी वो अब पुरानी पड़ चुकी थी। बाजार में डेटा एंट्री जैसी नई नौकरियां तो थीं, लेकिन उनके लिए कंप्यूटर चलाना आना जरूरी था। यही है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो ठीक है, हमने बेरोजगारी के प्रकार तो समझ लिए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारत में ये समस्या इतनी बड़ी क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? चलिए अब इसके मुख्य कारणों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, भारत में बेरोजगारी के ना कई बड़े कारण हैं। एक तो है हमारी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। हर साल लाखों नए लोग लेबर फोर्स में आ जाते हैं, नौकरी ढूंढने लगते हैं। पर दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी उस रफ्तार से नौकरियां पैदा ही नहीं कर पा रही है। इसके अलावा गांव से शहरों की तरफ लोगों का आना, पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और हमारी शिक्षा व्यवस्था, ये सब मिलकर इस समस्या को और बड़ा बना देते हैं। और इसमें हमारी शिक्षा प्रणाली का एक बहुत बड़ा रोल है। खास तौर पर जो नौजवानों में बेरोजगारी है,
उसकी ये एक बहुत बड़ी वजह है। होता क्या है कि हमारी पढ़ाई लिखाई हमें किताबी ज्ञान तो दे देती है, पर वो प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सिखा पाती, जिनकी आज इंडस्ट्री को, कंपनियों को ज़रूरत है। तो नतीजा क्या होता है कि लोगों के पास डिग्रियां तो हैं, पर नौकरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा स्किल गैप बन गया है। और जाहिर सी बात है, जब लोगों के पास लंबे समय तक कोई काम नहीं होगा, कोई आमदनी नहीं होगी, तो उसका सीधा नतीजा क्या निकलेगा? गरीबी। तो चलिए अब बेरोजगारी और गरीबी के इस गहरे रिश्ते को समझते हैं। अच्छा, भारत में गरीबी को मापने के लिए एक पैमाना बनाया गया है, जिसे हम गरीबी रेखा या पॉवर्टी लाइन कहते हैं। ये है क्या? ये असल में हर महीने के खर्चे की एक सीमा है। सरकार ये मानती है कि अगर कोई इंसान या परिवार इस तय की गई रकम से भी कम में गुजारा कर रहा है, तो उसे गरीब माना जाएगा। अगर हम 2009-10 के आंकड़ों को देखें, तो उस वक्त तेंदुलकर समिति के हिसाब से गांव के इलाकों के लिए ये रेखा थी सिर्फ 673 रुपीस प्रति व्यक्ति प्रति महीना। सोचिए, मतलब अगर कोई इंसान गांव में एक महीने में 673 रुपीस से कम खर्च कर रहा था, तो उसे गरीब माना जाता था। और वहीं अगर हम शहरी इलाकों की बात करें, तो ये रकम थी 860 रुपये प्रति महीना। अब ये थोड़ी ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि जाहिर है शहरों में रहना, खाना पीना, किराया, ये सब गांव के मुकाबले थोड़ा महंगा होता है। लेकिन हाँ, इन आंकड़ों में एक अच्छी खबर भी छिपी है। अगर आप इस टेबल को देखें तो पता चलता है कि समय के साथ भारत में गरीबी लगातार कम हुई है। देखें, 1993-94 में हमारी लगभग 45% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी, और 2009-10 तक आते आते ये आंकड़ा घटकर करीब 30% रह गया। तो ये एक बहुत बड़ा सुधार है। हालांकि ये भी सच है कि अभी भी हमें एक लंबा सफर तय करना है। तो अब सवाल ये है कि इन बड़ी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। चलिए कुछ मुख्य सरकारी कार्यक्रमों पर एक नज़र डालते हैं। सरकार ने कई कार्यक्रम चलाए हैं। इनमें से कुछ के नाम तो हम सब ने सुने ही होंगे, जैसे कि मनरेगा, जो गांव के लोगों को साल में कम से कम 100 दिन के काम की गारंटी देता है। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी आजीविका, जो खासकर ग्रामीण महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर अपना कोई काम शुरू करने में मदद करता है। और इसी तरह शहरी बेरोजगारों के लिए भी स्वरोजगार योजनाएं हैं, ताकि वो अपना खुद का कोई काम धंधा शुरू कर सकें। तो आखिर में हम इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था और तेजी से बदल रही है, आगे बढ़ रही है, तो भविष्य में इन चुनौतियों से पार पाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी? क्या नए समाधान खोजने होंगे? कौन सी नई स्किल सीखनी पड़ेंगी? आने वाले समय में गरीबी और बेरोजगारी से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? इन सवालों पर सोचना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है।